ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। परमाणु परीक्षण के 50 साल पूरे हुए। भारत के परमाणु परीक्षण के 50 साल पूरे हो गए। 50 वर्ष पूर्ण हुए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। किस दिन ये पूरा हुआ था, ये भी हमको याद रखना चाहिए। तो ये पूरा हुआ है 18 मई को, पूरा हुआ है 2024 को। 18 मई 2024 को ये पूरा हुआ है। क्या हुआ था? 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया इसका। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया, है ना। और कहां पर किया गया था? पोखरण में। पोखरण। पोखरण कहाँ? राजस्थान में है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसको हम पोखरण 1 बोल सकते हैं, पोखरण 1 बोल सकते हैं, क्योंकि पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसी के बाद भारत उस श्रेणी में शामिल हो गया जो यूएन के 5 स्थायी सदस्य हुआ करते थे, उनके अलावा उस 5 स्थायी सदस्यों वाली श्रेणी में शामिल हो गया जिसने परमाणु परीक्षण किया था। मतलब 6वां देश भारत बन गया जिसने परमाणु परीक्षण किया वैश्विक स्तर पर। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ भारत का? 1998 में हुआ, है ना। 1998 में हुआ, और महीना है मई, 11 मई। 18 मई को 1974 को पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 11 मई 1998 को। इस दिन क्या किया गया था? इस दिन 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। साथ ही साथ एक और हुआ 13 मई 1998 को। 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण हुए। 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण हुए। इनका कूट नाम क्या रखा गया? इन दोनों का कूट नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया इसका। ठीक है, ये कहां पर है? जैसलमेर में। जो पोखरण है ना, पोखरण में ही हुआ है। ये दोनों मिला के ये पोखरण 2 है। और पोखरण कहां पड़ता है? जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला का मतलब है राजस्थान में है, तो राजस्थान में भी पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है ये। भारत के परमाणु जो हथियार कार्यक्रम रहे, उसका कारण क्या है? भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम का कारण क्या है? कारण क्या है इसका? लिख सकते हैं। चीन का युद्ध हुआ, है ना। ठीक है, 1962 का युद्ध, जो बाह्य स्थिति में भारत कमजोर भी दिखा। फिर 64 में चीन का परमाणु परीक्षण हुआ। परमाणु परीक्षण चीन का किया गया। उसके बाद यूएन के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उन सभी के द्वारा परमाणु परीक्षण कर लिया गया। पड़ोसी देश चीन भी उसमें शामिल था। ठीक है, और जो 5 स्थायी सदस्य थे, उनमें सबसे पहले किया 1945 में अमेरिका ने। अमेरिका सबसे पहले किया। 49 में किया किसने? यूएसएसआर ने किया। 52 में किसने किया? तो 52 में किया यूके ने। फिर 1960 में किसने किया भाई? तो 1960 में किया फ्रांस ने। फिर चीन ने कब किया? चीन ने अपना 1964 में किया था, है ना। इन सब ने अपना अपना परमाणु परीक्षण कर रखा था। भारत ही नहीं था उसमें शामिल। इस वजह से भारत को करना पड़ा। और साथ ही साथ 1965 का युद्ध भी हुआ। 1965 का युद्ध भारत लड़ा। ये कुछ इसके तात्कालिक कारण रहे हैं जिसकी वजह से भारत को परमाणु हथियार कार्यक्रम अपनाने पड़े। लेकिन भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सिद्धांत क्या है? भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। पहली पॉलिसी क्या है? पहला सिद्धांत क्या है इनका? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये पहला सिद्धांत हमारा है, परमाणु सिद्धांत हमारा है। ठीक है, पहले उपयोग नहीं करने की नीति है भारत की। सर नीचे कीजिए थोड़ा सा, मेरा छूट गया है सर।
नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है जब भारत ने 99 में अपना परमाणु नीति का ड्राफ्ट तैयार किया, चाहे तो लिख सकते हैं परमाणु नीति ड्राफ्ट। कब तैयार हुआ, प्रस्तुत किया गया? 1999 में। ठीक है, ये जो नीति लाई गई 2003 में लाई गई थी, 2003 में ये नीति लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा है विश्वसनीय न्यूनतम निरोध। विश्वसनीय न्यूनतम निरोध, ये क्या है? क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसमें क्या है, संभावित परमाणु विरोधियों को रोकने के लिए भारत को आवश्यक परमाणु बलों की मात्रा को संदर्भित करता है। ये जो है ना, जैसे जो परमाणु हथियार रख रखे हैं अपने पास, भारत इसलिए अपने पास रख रहा है भाई कि ताकि सामने वाले को ये पता रहे कि भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। इस बात के लिए भारत ने ये परमाणु हथियार कार्यक्रम अपनाए हैं। ठीक है, एक संस्था का नाम भी लिख सकते हैं हम। एक संस्था का नाम लिख लीजिए, नाम है उसका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये क्या भाई? इसमें आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राजनीतिक परिषद, एक राजनीतिक परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद होती है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या है? राजनीतिक परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसको 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 मतलब ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बात करें, इसको निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा तथा राजनीतिक परिषद द्वारा, राजनीतिक परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का, दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, एक और संस्था का नाम लिखिएगा, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इसको बोलते हैं एनएसजी, एनएसजी बोलते हैं। स्थापना लिख लीजिएगा 1974, स्थापना। सदस्य कितने इसके? 48। ठीक है, एक मिनट, इसकी स्थापना हुई है 75 में, 1975 में। ठीक है, सॉरी, 1975 में इसकी स्थापना हुई। इसके 48 सदस्य हैं। लिखिएगा पॉइंट में, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, यह यह परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण के लिए, परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत है तथा तथा शस्त्र निर्माण योग्य, शस्त्र निर्माण योग्य सामग्री के निर्यात, सामग्री के निर्यात और पुनः हस्तांतरण, पुनः हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, पुनः हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। मतलब कहने का है, इसका काम है जिनके पास इस अब परमाणु हथियार मतलब पर नाभिकीय क्षमता नहीं है, जिन देशों के पास, उनको अब नहीं पाना है, उन्हें अर्जित नहीं करना है। इसका मूल उद्देश्य ये। ठीक है ना? ओके, ठीक भाई।
हो गया। सर निरस्त्रीकरण, सर इसका मतलब क्या हुआ? निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हटाना। ठीक है, ठीक है ना। एक जी सर, शस्त्रीकरण, ठीक एक है सर। निरस्त्रीकरण होता है। छोड़ना या समझी, समझ गए। भारत इसका सदस्य है, याद रखना। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, भारत इसका सदस्य है, इसमें ये अभी वो है। नहीं। ठीक है, अभी भारत इसका सदस्य नहीं बन रहा है। उसके लिए क्या दिक्कत है? भारत को इसकी सदस्यता के लिए जरूरत क्या है? अगर एनएसजी की सदस्यता चाहिए भारत को, तो क्यों ऐसा है? देखो, पहली बात तो देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए आप लिख सकते हैं एनएसजी की सदस्यता की जरूरत। जरूरत क्यों लिख सकते हैं? ऊर्जा मांग पूरी करने के लिए, ऊर्जा की मांग पूरी करना। नाभिकीय रिएक्टर भी चल रहा है ना हमारे यहाँ, है ना। परमाणु प्रौद्योगिकी और यूरेनियम प्राप्त करने के लिए, है ना। अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं, परमाणु संयंत्र अपशिष्ट में, सॉरी, परमाणु संयंत्र अपशिष्ट के निस्तारण में सदस्यों की मदद, सदस्यों की मदद के लिए भी इसका सदस्य बनना चाहता है। उसके अलावा, इसके अलावा भारत की जो नीति है, नाभिकीय सिद्धांत जो हमारे हैं, हम पहले यूज नहीं करेंगे, है ना। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के आधार पर करीब 45 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ द्विपक्षीय परमाणु समझौता करने के लिए सहमत हैं। मतलब वो चाहे तो भारत से द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं। मतलब 45 सदस्य देश ऐसे हैं जो भारत से समझौता करने के लिए तैयार हैं, द्विपक्षीय समझौता। कितने सदस्य हैं? 48 हैं। मतलब 3 ऐसे हैं जो भारत से द्विपक्षीय समझौता करने के तैयार नहीं है। ठीक है, और ये जो द्विपक्षीय समझौता करने के लिए तैयार है, उसमें एक तो अमेरिका खुद भी है। भारत, अमेरिका, भारत, फ्रांस, है ना, ये सब आपस में तैयार है। रूस का भी मामला है, वो भी तैयार रहेगा ही रहेगा। चीन नहीं होगा, है ना, चीन किसी भी मामले में नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन 2 देशों से बातचीत जारी है अभी। ठीक है, लिख सकते हैं द्विपक्षीय समझौते को लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऑस्ट्रेलिया से बातचीत जारी है। अभी इन दोनों के बीच और भारत के बीच में द्विपक्षीय समझौते की बात नहीं हो पाई है। ठीक है ना। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है जिसका नाम है अरेवा, अरेवा ही ना। अरेवा ने क्या किया है? जैतापुर, जैतापुर कहाँ ये में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जैतापुर में फ्रांसीसी कंपनी अरेवा की मदद से जैतापुर में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरा कहाँ है? अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका कहाँ लगवा रहा है भाई? मीठी वर्दी, मीठी बर्डी। ठीक है, पहला टॉपिक है साहुल, है ना। साहुल आज का पहला टॉपिक है। ये क्या है भाई? साहुल किससे संबंधित है? अभी पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या किया? अटलांटिस जैसे एक प्राचीनतम महाद्वीप, मतलब स्थल खंड की के साक्ष्य की खोज की है। ठीक है, प्राचीनतम
स्थलखंड, ठीक है, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा खोजा गया है। ओके, ये याद रखना है। इसको नाम दिया गया है साहुल। और एक चीज और याद रख सकते हैं, ये लगभग 7000 दशक पहले स्थलखंड जो था वो समुद्री की सतह से ऊपर था। लगभग 7000 दशक पहले कैसे था, ये समुद्र की सतह से ऊपर था, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, एक चीज इसमें लिख लीजिएगा, इसने 70,000 वर्ष से भी अधिक समय पहले, इसने 70,000 वर्ष से भी अधिक समय पहले प्राचीन मनुष्यों को एशियाई महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में मदद की थी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला एक पॉइंट भी लिखिएगा इसमें, यह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया को उत्तर में पापुआ न्यू गिनी तथा दक्षिण में तस्मानिया से जोड़ता था, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, दक्षिण में तस्मानिया से जोड़ता था, ठीक है। चलिए, विश्व मधुमक्खी दिवस, ये क्या है भाई, ये हर साल मनाया जाता है 20 मई को, ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? सर एक बार और बोल दीजिए। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना। थीम क्या रही इस बार की? बी इंगेज्ड विद यूथ, ठीक है, इसकी थीम रही है ये। ओके, अगला पॉइंट लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने यूएन के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? पहली बार इसे मनाया गया था 2018 में। 2018 में पहली बार मनाया गया, ठीक है। अब क्यों मनाया जाता है 20 मई को भाई? लिख लीजिएगा, 20 मई 1734 को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म हुआ।
सर 1734 लिखे हैं। हाँ 1734 लिखे हैं। ठीक है, हो गया। अगला टॉपिक लिखिएगा। अगला टॉपिक है सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली किसने शुरुआत किया होगा? यातायात का मामला है तो सिक्किम परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया होगा, जाहिर सी बात है, परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और विनियामक दक्षता में सुधार करना। विनियामक दक्षता में सुधार करना, ठीक है। ये करेगा क्या भाई? इसका काम क्या होगा? काम क्या होगा इसका, ये भी लिख लो। जो सड़क पर वाहन चल रहे होंगे ना, उनके कागज चेक करेगा। कागज क्या होगा? इंश्योरेंस, गाड़ियों के से संबंधित होगा ना भाई। फिर इंश्योरेंस चेक करेगा, उनकी पीयूसी चेक करेगा, उनकी फिटनेस को चेक करेगा। और कैसे चेक करेगा? ये पीयूसी क्या होता है? स्वचालित तरीके से चेक करेगा। स्वचालित तरीके से चेक करेगा। इसके माध्यम से रेड लाइट जंप करने, स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने, और अपनी लेन में ना चलने वाले वाहनों पर नजर रखेगा, ठीक है। पहला फेज क्या होगा? पहले फेज में क्या किया जाएगा? तो लिख लीजिए, पहले फेज में सिक्किम की बात है ना, तो सिक्किम में 16 जगहों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। पहले फेज में 16 जगहों पर सिस्टम ये लगाया जाएगा। फिर फीडबैक लिया जाएगा पुलिस से, फिर उसी आधार पर दूसरा फेज आएगा, ठीक है ना। हो गया। अगला टॉपिक है आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन, ठीक है। ये कहां पर हुआ भाई? गुवाहाटी में हुआ है। गुवाहाटी में हुआ, ये लिख लो। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय तथा असम सरकार द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। पूरा नाम है आपराधिक न्याय प्रणाली, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में
भारत का प्रगतिशील पथ, भारत का प्रगतिशील पथ, ठीक है, हो गया। उद्देश्य क्या है इसका? भारत का प्रगतिशील पथ, पथ, ठीक है। अगला उद्देश्य लिखिएगा इसका, ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को, ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने, निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित, आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है, हो गया। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? मुख्य अतिथि कौन थे भाई? असम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, ठीक है, हो गया। क्या नाम इनका? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, ओके। भागीदार कौन कौन रहे इसमें, ये भी लिख लो। सर नाम क्या बोले? हेमंत, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। भागीदारी किसकी किसकी रही है इसमें, ये भी लिख लो। विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश, अधिवक्ता, विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षाविद, शिक्षाविद, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, जिला प्रशासन के अधिकारी और उत्तर पूर्वी राज्यों के कानून के छात्र, ठीक है। लिखिएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े नए कानून, आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून, उसी में लिखना है सर? हाँ, से जुड़े नए कानून, ठीक है। लिखिएगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 किसकी जगह ले रही है? ये आईपीसी 1860 की जगह है ना, ये लिख लो। दूसरा लिख लीजिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये किसकी जगह लेगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1973। अगला लिख लीजिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये किसका स्थान लेने वाला है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह, ठीक है। कब से लागू होंगे ये तीनों भाई? 1 जुलाई 2024 से
लागू किए जाएंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, वेनेजुएला के बारे में लिखिएगा, अगला टॉपिक है वेनेजुएला के ग्लेशियर। वेनेजुएला के ग्लेशियर चर्चा में क्यों रहा है ये? सूख गए इसलिए विलुप्त हो गए। हाँ, सॉरी, पूरी तरह से समाप्त होने के कारण चर्चा में रहा। दुनिया का पहला देश बन गया वेनेजुएला, जहां पर एक भी, जितने सारे ग्लेशियर थे सब खत्म हो गए हैं। ठीक है, बताया जाता है कि 1910 में यहाँ पर 6 ग्लेशियर थे। 1910 में 6 ग्लेशियर थे। अब इनका जो एरिया था वो 1000 किलोमीटर स्क्वायर में था। फिर बताया जा रहा है कि 2011 तक 5 ग्लेशियर खत्म हो चुके थे। 5 ग्लेशियर खत्म हो चुके थे, 2011 तक की बात है। लास्ट में अभी की बात है, नाम है उसका हमबोल्ट ग्लेशियर। हमबोल्ट ग्लेशियर, ये जो बचा रह गया था, ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, और ये भी क्या हो गया, अब 1 दशक तक चलेगा। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 दशक तक चलेगा। लास्ट ग्लेशियर यही है बस। सर हाँ, ग्लेशियर क्या होता आज हिमालय के चलो, अब ये सब बर्फ के मैदान में बदल जाएंगे। बर्फ के मैदान के ऊपर बदल चुके हैं फिलहाल। ठीक है, सर वो समाप्त होता है मतलब वेनेजुएला कहाँ पर है? वेनेजुएला भाई कौन दक्षिण सा अमेरिका। महाद्वीप पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका में है ये। ठीक है, हाँ। इसकी सीमा पर कौन कौन से देश हैं? सीमा पर देश कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिए, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया। कोई सागर वगर भी है क्या? सागर भी लिख लो, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर यहाँ पे है। ठीक है ना? ओके, कैरिबियन सागर है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। हो चलिए, गया। ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी क्या है? विश्व का प्रसिद्ध तेल भंडार यही कराकस। पर है, कराची। कराकस। हाँ, लेकिन यहाँ इसका की तेल क्यों लेते नहीं ज्यादा लोग? मुद्रा कौन सी है यहाँ की? वेनेजुएला बोलीवर। बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अब ये बोलीवर से याद आ रहा है, बोलीवर यहाँ पे नदी भी तो है ना? नदी है कि क्षेत्र है? यहाँ पे एक जगह भी है सांता एलेना। चलिए, इसके पास सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल का भंडार है इसके पास। ठीक है भाई, समझ गए? चलो तो AK 203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन रूस के सहयोग से, ठीक है, रूस के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, कहां पर? ये भी लिख लो, कोरवा। कोरवा मतलब उत्तर प्रदेश। कोरवा में
इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है, उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, बस इतना है, लक्ष्य लिख लो तो। हरित प्रौद्योगिकी के लक्ष्य क्या क्या हैं? सबसे पहले लिख लीजिए आर्थिक विकास को बढ़ावा, अगला पॉइंट लिख लीजिए भावी पीढ़ी के लिए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। हाँ, अगला पॉइंट प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। कार्बन उत्सर्जन को कम करना। कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ऊर्जा दक्षता के साथ वस्तुओं का उत्पादन करना। ऊर्जा दक्षता के साथ वस्तुओं का उत्पादन करना। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों का ध्यान रखना। स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों का ध्यान रखना। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। ठीक है, अगला पॉइंट है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जल उपभोग को कम करना। जल उपभोग को कम करना। ठीक है, हो गया? जी सर। ठीक है, एक क्रेडिट प्रोग्राम थाईलैंड ओपन। थाईलैंड ओपन पुरुष युगल खिताब। कौन है भाई? भारत के ही हैं दोनों जीते हुए। ठीक है, क्या नाम है? भारत के हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये दोनों लोग हैं भाई, ये दोनों लोगों ने थाईलैंड ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। किसको हराया इन्होंने? चेन बो यांग और लियू ई। कहाँ के हैं ये दोनों? चीन के हैं। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक में आयोजित हुआ था ये। क्या चीज है ये? बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है, हो गया? अगला टॉपिक है एलोर्डा कप। सर बै लिखे हैं। लिखिए आप लोग, छोड़िए।
एलोर्डा कप सर लड़की के लिए यूजफुल है। 2024। एलोर्डा कप 2024 लिखिएगा इसके बारे में। ये कहाँ पे हुआ है आयोजन इसका? आयोजन हुआ है कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ठीक है, ये तीसरा संस्करण है, ये याद रखो, तीसरा संस्करण है। इसमें भारत ने 12 पदक जीते हैं, भारत ने 12 पदक जीते। कौन कौन इसमें शामिल रहे भारत की तरफ से? एक है निखत जरीन, निखत जरीन, और एक है मीनाक्षी। ये दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है भाई। इसके अलावा 2 रजत और 8 कांस्य पदक। ठीक है ना, 8 2 10 2 12। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एलोर्डा कप है क्या? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है ये। ठीक है, ये लिख लो। कौन आयोजन करता है? आयोजन करता कौन है? कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ द्वारा किया जाता है। पहला संस्करण कब आया था इसका? 2022 में आया था, ये लिख लो। तीसरे संस्करण में कौन कौन शामिल हुए? तीसरे संस्करण में शामिल देश कौन कौन रहे हैं? तो लिख लो, कजाकिस्तान, चीन है, भारत तो है ही है भाई, है ना, जापान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, ईरान है और ताजिकिस्तान है। ठीक है, इतने देशों ने इसमें भाग लिया है। ओके, अगला टॉपिक लिखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। ये कौन है? नाम है इनका संजीव पुरी। संजीव पुरी कब के लिए बनाए गए? 2024-25 के लिए बनाए गए हैं। ये याद रखने की जरूरत है। किसकी जगह पर आए हैं? आर दिनेश की जगह लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये भारतीय उद्योग परिसंघ क्या है? CII। तो लिखिएगा, एक गैर सरकारी, गैर सरकारी, गैर लाभकारी, उद्योग आधारित संगठन है। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 1895 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्या करता है ये? नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ काम करता है। नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ काम करता है, सरकार के साथ काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, सलाहकारी, सलाहकारी और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से, और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से, परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, उद्योग सरकार, उद्योग सरकार और नागरिक समाज के साथ, और नागरिक समाज के साथ साथ साझेदारी करके, साझेदारी करके भारत के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाता है।
ठीक है, अगला एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें। यह भारतीय उद्योग यह भारतीय उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए यह भारतीय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है। ठीक है, हो गया। पहला टॉपिक है आज का मोहम्मद मखबर। सर अभी तो कोई आया ही नहीं है। मोहम्मद मखबर ये कौन भाई? ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में ना यही के राष्ट्रपति थे, मतलब ईरान के ही राष्ट्रपति थे। क्या नाम था उनका? मोहम्मद इब्राहिम रईसी। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, है ना। ये पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, सर ये कुछ दिन पहले हुआ है ना? हाँ, इनके मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ के उपराष्ट्रपति थे। क्या नाम था इनका? ये मोहम्मद मखबर। ये उपराष्ट्रपति थे, पूर्व में उपराष्ट्रपति थे ये। फिर ये बन गए राष्ट्रपति। ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम अगर लिखें तो मोहम्मद मखबर देजफुली। लास्ट में जोड़ लीजिएगा, देजफुली, ये पूरा नाम इनका है। ठीक है, सर ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है भाई, ये हमें याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर उपराष्ट्रपति मतलब ईरान में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता। उपराष्ट्रपति के लिए सीधा चुनाव नहीं है, ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। राष्ट्रपति जो होते हैं वही उपराष्ट्रपति को चुन लेते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति के लिए सीधा चुनाव कोई नहीं है, राष्ट्रपति महोदय ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, ईरान के संविधान में अनुच्छेद है 131। इस 131 में राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्ति और जिम्मेदारी को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। सर क्या लिखा है संविधान के बारे में? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, यस। ठीक है। एक चीज याद रखना, उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन बाध्यता है। बाध्यता क्या है भाई? जो उपराष्ट्रपति महोदय है ना, अधिकतम 50 दिनों की अवधि के भीतर एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करता है। ठीक ना। ईरान के बारे में बात करें, ईरान कहाँ पे है? पश्चिमी एशिया का देश है भाई, ये बात याद रखनी है। इसकी सीमा किससे किससे मिलती है? इसकी सीमा पर लिख लीजिए, इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान,
और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इसकी सीमा। बाकी इसके अलावा इसकी सीमा पर देखेंगे तो कैस्पियन सागर भी है। कैस्पियन सागर ईरान के उत्तर में पड़ेगा, उत्तर में। ठीक है, और फारस की खाड़ी, फारस तथा ओमान की खाड़ी कहाँ पड़ेगी? दक्षिण में। ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, जबकि कैस्पियन सागर आपको ईरान के उत्तर में देखने को मिलेगा। ओके, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज चाहे तो लिख सकते हैं और इसमें, जो अपनी फारस की खाड़ी है ना, फारस की खाड़ी किसके किसके साथ और किसके किसके साथ सीमा साझा करती है? तो फारस की खाड़ी आपकी कुवैत के साथ, कुवैत के साथ, सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के साथ, बहरीन के साथ और कतर तथा यूएई, इनके साथ भी सीमा साझा करती है फारस की खाड़ी। ठीक है, याद रखना। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें ओमान के खाड़ी की, ओमान की खाड़ी किसके किसके साथ अपनी सीमा साझा कर रही है? तो ओमान की खाड़ी के उत्तर में ईरान पड़ता है और दक्षिण में पड़ता है ओमान। इसकी राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है भाई? मस्कट, है ना? ओके, याद रखना। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तेहरान यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लिख लीजिएगा, माउंट दमावंद। माउंट दमावंद यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, यहां तक क्लियर? लिख लो। गोपी थोटाकुरा। जी सर, बढ़ाएं एक बार आप। लिख लीजिए, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। अंतरिक्ष पर्यटक है ये। ठीक है, ये पहले भी पढ़ाए हैं। ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड, न्यू शेपर्ड 25 में, 25 मिशन के दल में शामिल होकर अंतरिक्ष गए। ठीक है, मिशन के दल में शामिल होकर अंतरिक्ष में गए। इनसे पहले कौन गया है? इनसे पहले गए थे हाँ बोलो बोलो। राकेश शर्मा सर। वेरी गुड। इनसे पहले राकेश शर्मा गए थे। तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। और राकेश शर्मा कब गए थे भाई? 1984 में। ठीक है ना? अब यहां पे बात आती है न्यू शेपर्ड मिशन क्या है? न्यू शेपर्ड 25 मिशन, ये क्या है भाई? इसके बारे में भी पता होना चाहिए। लिख सकते हैं, इसमें 6 पर्यटक, 6 अंतरिक्ष पर्यटक शामिल हैं। अंतरिक्ष पर्यटक शामिल है। पहली चीज तो ये लिखो। लगभग 10 मिनट तक ये सब अंतरिक्ष में थे। 10 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे, ये लिखो। वापस आ गया है। ठीक है, और याद रखना, न्यू शेपर्ड मिशन के लिए ये 7वां न्यू शेपर्ड मिशन, सॉरी, न्यू शेपर्ड 25 मिशन के लिए 7वां और इतिहास की बात कर लें, ये 25वीं मानव उड़ान है। 25वीं मानव उड़ान थी भाई, ये बात याद रखना है। ठीक है, अभी तक बताया जा रहा है
करीब इस मिशन के तहत, इस प्रोग्राम के तहत 31 लोगों को करमन रेखा के ऊपर ले जाया गया है। करमन रेखा ऊपर ले जाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये करमन रेखा क्या है? फिर समुद्र तल से, और कर्क रेखा होता है ना। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा है। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये जो करमन रेखा है ना, पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच पारंपरिक सीमा भी है। ठीक है, पारंपरिक सीमा भी है। हो गया। ठीक है, चलिए एक लिखिएगा, अगला टॉपिक है सिन्यूक्लिन अल्फा। ये क्या है भाई? अभी एक शोध हुआ है, खोज किया गया है। उस खोज में पाया गया है कि ये जो सिन्यूक्लिन अल्फा है, इसको हम SNCA बोल सकते हैं। ये प्रोटीन के दो रूपों को संतुलित करेगा, जिससे पार्किंसंस जो रोग होता है उसको प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, ठीक ना? इससे क्या होगा? शोध किया गया है, प्रोटीन के दो रूपों को संतुलित कर पार्किंसंस को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, ओके। क्या है ये सिन्यूक्लिन अल्फा? क्या होती है? लिख सकते हैं, एक रहस्यमय प्रोटीन है। ये एक रहस्यमय प्रोटीन है, ये लिख लो। क्या करता है ये? रहस्यमय प्रोटीन होने के नाते ये न्यूरॉन्स कोशिकाओं के नाभिक के पास और दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन पर पाया जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कहाँ पर मिलता है ये, लिख लीजिए, डोपा मिनर्जिक न्यूरॉन्स में पाया जाता है। न्यूरॉन्स में प्रचुर मात्रा में। ठीक है, उम्र से संबंधित लिखिएगा, अगला पॉइंट, उम्र से संबंधित न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों का प्रमुख कारक है। ठीक है, प्रमुख कारक है। ये प्रोटीन बीमारी इसकी उपस्थिति, लेकिन इसकी उपस्थिति पार्किंसंस वाले मस्तिष्क में सबसे प्रमुख है। हो गया भैया? सर क्या बोले सर? विशेषता लिखिएगा, इसकी विशेषता लिखिएगा, मुड़ने के साथ साथ फिलामेंट
संरचना बनाने में सक्षम। लिखिएगा, ये सॉरी गैस में फिलामेंट होता है सर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कोशिकाओं में अपनी संरचना के आधार पर कोशिकाओं में अपनी संरचना के आधार पर ये दो रूपों में विद्यमान होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला लिखिएगा, जो कोशिकाओं के नाभिक की संरचनात्मक अखंडता में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, यह रोगग्रस्त अवस्था से संबंधित है। यह रोगग्रस्त अवस्था से संबंधित है। सर संरचनात्मक के बाद क्या सर? नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो गया। संरचनात्मक अखंडता में हस्तक्षेप करता है। यह रोगग्रस्त अवस्था से संबंधित है। दूसरा लिखिएगा, जो कोशिका को गलत तरीके से गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन को खराब करने की अनुमति देता है। यह स्वस्थ कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो गया। है इसका जो पहला संरचनात्मक रूप है वो रोगग्रस्त की अवस्था से संबंधित है। इसकी जो दूसरा संरचनात्मक रूप है वो स्वस्थ कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिएगा, लायन टेल्ड मकॉक, रहने दो, सिंहपुच्छी बानर क्या बोलते हैं? लायन टेल्ड मकॉक। ठीक है, वांडरू भी कहते हैं इसको, वांडरू भी कहा जाता है। कहां पर पाया जाता है ये? दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का स्थानीय प्राइमेट बंदर है। अब विशेष रूप से कहां देख सकते हैं इसे? विशेष रूप से नीलगिरी जैवमंडल में। लिखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम लिखिएगा। तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? मकाका सिलिनस इसका नाम है। ठीक है, ये जो होते हैं ना, नर और मादा दोनों,
नर और मादा दोनों में क्या पाया जाता है भाई, लिख लो। काले फर से ढके, काले फर, काले फर से ढके चेहरे के चारों ओर, काले काले फर से ढके चेहरे के चारों ओर एक आकर्षक, एक आकर्षक ग्रे या सिल्वर आयाल होता है। संरक्षण स्थिति क्या है इनकी, संरक्षण स्थिति क्या है इनकी, ये भी लिखो। ये है लुप्तप्राय। कहां पे लुप्तप्राय किसमें है, IUCN के अनुसार, IUCN के अनुसार लुप्तप्राय है, परिशिष्ट वन में शामिल है। परिशिष्ट वन में शामिल मतलब साइट्स के आधार पर। अनुसूची वन में शामिल है, अनुसूची वन में शामिल है किसके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972, ठीक है ना, याद रखना है, ये हमें याद रखना भाई। खतरा किससे हो सकता है, जो सबके लिए खतरा वही इनके लिए भी खतरा है। निवास स्थान का क्षरण है, वाहनों की बढ़ती आवाजाही, लिख, ये जरूर लिख लो भाई। वाहनों की बढ़ती आवाजाही एक अतिरिक्त है इसमें, बाकी सब वही वही है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है कि लिखना है। ये कहां पाए जाते हैं, देखो ये भारत के मूल निवासी हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं, ये बात याद रखनी है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पे, दक्षिण पश्चिमी भारत के पहाड़ों में पाए जाते हैं। कहां पर, पश्चिमी घाट की पहाड़ी और दक्षिण पश्चिम भारत के पहाड़ों पर, भारत के पहाड़ों पर पाए जाते हैं। आबादी इनकी कितनी है, आबादी की बात करें तो 3000 से 3500 इनकी संख्या है, ठीक है। अगला टॉपिक क्रिप्टो, अगला टॉपिक है क्रिप्टो स्पोरी, स्पोरिडियोसिस। ये क्या है भाई, स्वास्थ्य चिंता का रूप है, ये चिंता का रूप है। कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में। क्या होता है ये, लिख सकते हैं, परजीवी, परजीवी क्रिप्टो स्पोरीडियम के कारण होने वाला संक्रमण है, ठीक ना। इसको कई बार क्रिप्टो भी कहा जाता है, इसको क्रिप्टो भी बोलते हैं, तो ये याद रखना है, लिखिएगा। यह परजीवी अपने कठोर, यह परजीवी अपने कठोर बाह्य आवरण के कारण क्लोरीन युक्त पानी में भी जीवित रहने में सक्षम है, ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, जल जनित आंत्र परजीवी, ये जल जनित आंत्र परजीवी, लिखिएगा अगला पॉइंट, जल जनित आंत्र परजीवी दुनिया भर के निम्न और मध्यम आय वाले देशों में
दस्त का कारण है, दस्त का कारण है। हो गया? ठीक है भाई, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जलीय के बाद क्या बोलते हैं? जलीय के बाद? जल जनित आंत्र परजीवी, जलीय के बाद? जल जनित आंत्र परजीवी बोले हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा इसके प्रकार भी लिख लो। प्रकार कौन कौन से हैं? सी पार्वम, सी पार्वम, ये क्या होता है? इसका मेजबान कौन होता है? इसका मेजबान होता है पशु। दूसरा है सी होमिनिस, सी होमिनिस, इसका मेजबान कौन है? मनुष्य। ठीक है, होमिनिस, होमियोसेप, होम क्या बोलते उसको? सेपियंस। होमोसेपियंस होता है। तो होमोसेपियंस से हमें होमिनिस याद रखना है, और होमिनिस का मेजबान होता है मनुष्य। पार्वम से पा से पार्वम, पा से पशु, इसका मेजबान पशु है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला टॉपिक है अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक। देखिए ये 46वीं बैठक है। पहली बात तो ये याद रखना है, कहाँ पर है ये? कोच्चि में हुआ है। कोच्चि कहाँ है? अपने केरल में है। यहीं पर इसकी बैठक हुई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एटीसीएम भी बोलते हैं। ठीक है, इस अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक को हम अंटार्कटिक संसद भी कह सकते हैं, अंटार्कटिक संसद भी कह सकते हैं इसे। ठीक है ना? आयोजन किसने किया है? आयोजनकर्ता कौन है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कहां पर है ये? तो ये भैया आपके गोवा में है। ठीक है, ये गोवा में है, ये भी आपको याद रखना होगा। उद्देश्य क्या है इसका? इस संधि का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिख लीजिए, कानून, कानून, रसद, शासन, विज्ञान, पर्यटन, दक्षिणी महाद्वीप के, दक्षिणी महाद्वीप के अन्य पहलुओं पर, अन्य पहलुओं पर वैश्विक वैश्विक संवाद की सुविधा प्रदान करना। हो गया? इस पे, इसमें 56 सदस्य देश भाग लेंगे, भागीदार हैं। इस बार तो भारत कर रहा 2024 है। क्या 2024 से पहले भी भारत ने मेजबानी की है? तो 2007 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना? ओके, समझ में आया? जी सर। ठीक है। अंटार्कटिक जो संधि थी ना, ये कोल्ड वार जब चल रहा था तब की बात है। तब इस संधि पर करीब 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उस समय। अंटार्कटिक संधि के बारे में भी लिख लो भाई। अंटार्कटिक संधि के बारे में
1 दिसंबर 1959 12 देश हस्ताक्षर किए। वो 12 देश कौन कौन से थे? तो नाम लिख लो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूएसएसआर, यूके, यूएसए। इतने देश इसमें उस समय शामिल हुए थे। लागू कब हुआ ये? लागू हुआ 1961 में लागू हुआ। भारत कब शामिल हुआ इसमें? भारत ने संधि की है 1983 में, हस्ताक्षर किया भारत ने। ठीक है ना? आज के समय में 56 देश इसमें हैं। ओके, ये हमें याद रखना है। और भारत के कितने अंटार्कटिक क्षेत्र में कितने शोध केंद्र हैं, तो ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। कौन कौन से हैं उनके नाम हमने आपको बता रखे। ठीक है भाई। हमबोल्ट ग्लेशियर के बारे में हमने कल बात कर लिया है। ठीक है, अगला टॉपिक है विश्व जल शिखर सम्मेलन। विश्व जल शिखर सम्मेलन। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो 10वां है। ठीक है, कब हुआ? 18 से 25 मई के बीच में। 10वां संस्करण 18 से 25 मई 2024 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में हुआ भाई। इंडोनेशिया में भी कहाँ हुआ? तो बाली में हुआ। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका आयोजन 1997 से त्रैवार्षिक रूप से अलग अलग देशों में किया जा रहा है। त्रैवार्षिक रूप से मतलब 3 साल में एक बार। ठीक है ना? उद्देश्य क्या है इसका? सभी स्तरों और क्षेत्रों के प्रतिभागियों को एक साथ लाना। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं, बहुपक्षीय संस्थान भी शामिल हो सकते हैं, शिक्षाविद भी आ सकते हैं, नागरिक समाज भी आ सकता है, शिक्षा क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकता है। किसी के लिए पाबंदी नहीं। ठीक है ना? ये बात हमें याद रखना है। आयोजनकर्ता कौन रहा है इस बार? लिख लीजिए। इंडोनेशिया और विश्व जल परिषद द्वारा। विषय क्या रहा है? साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है ना? इसके 6 उप विषय रहे हैं। 6 उप विषय कौन कौन से थे? 6 उप विषय कौन कौन से थे? लिख लीजिएगा। जल सुरक्षा एवं समृद्धि। जल सुरक्षा एवं समृद्धि। मानव एवं प्रकृति के लिए जल। मानव एवं प्रकृति के लिए जल। अगला, आपदा जोखिम न्यूनीकरण व प्रबंधन। शासन, सहयोग एवं जल कूटनीति। सतत जल वित्त। ज्ञान एवं नवाचार। ये इसके उप विषय रहे। कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है इस विश्व जल
शिखर सम्मेलन या विश्व जल परिषद के द्वारा। तो प्रकाशित रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। प्रकाशित रिपोर्ट क्या है? साझा समृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए जल शीर्षक से रिपोर्ट निकाली गई। रिपोर्ट भी आई है इसकी, ठीक है, ठीक है ना, ये हमें याद जी रखना। सर। और रिपोर्ट में भी बात की गई है 4 प्रमुख घटकों पे। रिपोर्ट में, रिपोर्ट के 4 प्रमुख घटक कौन कौन हैं, ये लिख लो। तो पहला घटक है स्वास्थ्य एवं शिक्षा। शिक्षा ब्रैकेट में लिख सकते हैं मानव पूंजी। दूसरा लिख सकते हैं नौकरियां और आय। तीसरा लिख सकते हैं शांति तथा सामाजिक एकजुटता। एकजुटता ये क्या है? ये सामाजिक पूंजी है, ठीक है ना। और अगला है पर्यावरण, प्राकृतिक पूंजी है ये, ठीक है ना। ये हमें याद रखने हैं। टॉपिक है न्यू कैलेडोनिया, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया। ये चर्चा में क्यों रहा है? ये पहली बात तो याद रखना कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और ये फ्रांसीसी प्रभुत्व का क्षेत्र है, फ्रांसीसी प्रभुत्व का क्षेत्र है। ये चर्चा में रहा है, यहाँ पर हिंसा भड़की थी, हिंसा भड़कने की वजह से चर्चा में रहा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। अब इस हिंसा का कारण क्या रहा है? यहाँ पे 98 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है नौमिया। नौमिया समझौता हुआ था, और ये नौमिया समझौता के चलते शर्त थी कि प्रांतीय चुनाव में 1998 से पहले रहने वाले क्षेत्र ही मतदान कर सकते हैं, ठीक है। 1998 से पहले रहने वाले लोग ही मतदान कर सकते हैं। इस शर्त का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था, लिखिएगा, स्थानीय कनक समुदाय, स्थानीय कनक समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देना। मतलब ये नौमिया समझौता हुआ। नौमिया समझौता का भी मूल उद्देश्य ये बोला जा सकता है कि स्थानीय कनक समुदाय है उसको अधिक प्रतिनिधित्व देना, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया कनक समुदाय के लिए? क्योंकि कनक समुदाय जो कि स्थानीय समुदाय भी था वो अल्पसंख्यक हो गया था उस समय, ठीक है, अल्पसंख्यक हो गया था। इसकी वजह से इनका अधिक प्रतिनिधित्व हो, इस वजह से ये ध्यान में रखा गया। और इनके जो पूर्वज थे ये हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? जो फ्रांसीसी संसद है ना, उसने इस व्यवस्था को अलोकतांत्रिक माना, और कानून निर्माताओं ने क्या किया, कम से कम 10 साल से कैलेडोनिया में, न्यू कैलेडोनिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको मतदाता के रूप में शामिल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी।
ठीक है। जो प्रांतीय चुनाव या फिर बोले तो चुनाव में मतदान को जो सीमित किया गया था उसे फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, अलोकतांत्रिक माना, और फिर उसने क्या नया उपाय निकाला कि लोगों को मतदाता के रूप में शामिल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, फ्रांस द्वारा न्यू कैलेडोनिया में रहने वाले लोगों मतदाता के रूप में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देने की वजह से स्थानीय समूहों द्वारा हिंसक विरोध किया जा रहा है। ठीक है, स्थानीय समुदाय द्वारा, समूहों के द्वारा हिंसक विरोध किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे हिंसा भड़की है उसका मूल कारण क्या है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो न्यू कैलेडोनिया में रहने वाले लोगों को मतदाता के रूप में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी गई है, उसी वजह से ये हिंसा भड़की है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें न्यू कैलेडोनिया कहाँ है, न्यू कैलेडोनिया है क्या? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। यहां पर दो समुदाय हैं। ठीक है, 41% यहां पर पाए जाते हैं मेलानेशियन कनक, और 24% पाए जाते हैं यूरोपीय मूल के लोग, यूरोपीय मूल के। अब जो यूरोपीय मूल के हैं उसमें भी ज्यादातर फ्रांसीसी हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, लिख सकते हैं, ब्रिटिश खोजकर्ता जिनका नाम है कैप्टन जेम्स कुक। कब खोजे थे, 1774 में। 1774 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है भाई, अठारह में फ्रांसीसी उपनिवेश बना, और 1946 में क्या हुआ, आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र बन गया। ठीक है, उसके बाद से ही यहाँ पे क्या हुआ ना कि यूरोपियों की संख्या में वृद्धि हुई और स्थानीय जो समुदाय थे वो उन्हें अपने अधिकार और संसाधनों से समझौता भी करना पड़ गया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है न्यू कैलेडोनिया, और अगर देखें तो इसके आसपास में लिख सकते हैं, आसपास क्या क्या है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं फिजी, इसके आसपास में ही है, फिजी है, टोंगा भी इसके आसपास में पड़ेगा। ठीक है, और इसके दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा।
ठीक है, लगभग ये 1500 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया से। ओके। जी सर। हम्म। आप लिख सकते हैं एक चीज और, ये जो न्यू कैलेडोनिया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निकल उत्पादक क्षेत्र है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निकल उत्पादक क्षेत्र है, निकेल बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ताइवान चर्चा में रहा। विलियम लाई चिंगते यहाँ के राष्ट्रपति बने, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है। सर हाँ, अब देखिए ताइवान के बारे में लिखिएगा। ताइवान कहाँ है? जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर में पड़ेगा, है ना? जी सर। हाँ, और चीन के दक्षिण पूर्व में है। चीन के दक्षिण पूर्व में है और प्रशांत महासागर में। 1683 से 1895 तक इस पर शासन किसका था? चीन के चिंग राजवंश का। चिंग राजवंश का शासन था। ठीक है। बाद में क्या होता है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो चीनी कम्युनिस्ट सेना सी थी, जो उससे हार गए। हारने के बाद चांग काई शेक और उनके जो सहयोगी थे वो चले गए, चीन से भाग गए। और कहाँ गए? ताइवान में जाकर बस गए। ठीक है। ताइवान जो है खुद को चीनी गणराज्य मानता है। ताइवान तब से खुद को चीनी गणराज्य मानता है। और ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश भी मानता है। उसका अपना संविधान भी है, याद रखने की जरूरत है। अपने चुने हुए नेताओं की उसकी सरकार भी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, लिख लीजिएगा एक लाइन और, एक पॉइंट। 1979 में अमेरिका ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। और 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 मत लिखो, लेकिन इससे पहले अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मानता था, है ना? मतलब 1979 से पहले की स्थिति थी कि ताइवान को अमेरिका चीन के रूप में मान्यता देता था। ठीक है, ठीक है, ये बस इतना ही ठीक है। इनका हिस्सा मानता था सर। हिस्सा, हाँ, चीन के रूप में मान्यता देता था 1979 से पहले। चलिए, एक नाम है दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी, ये चर्चा में क्यों रही? भारतीय पैरा एथलीट। हाँ, इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है ये इन्होंने। ठीक है ना? ये भारत की हैं। ठीक है, भारत की हैं। और कौन है ये? पैरा एथलेटिक्स में चैंपियनशिप इन्होंने जीता, तो ये भाई क्या होंगी? पैरा एथलीट होंगी फिर, है ना? पैरा एथलीट। यस सर। और वो भी भारत की है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था इससे पहले का। चलो, इन्होंने किसमें स्वर्ण पदक जीता है भाई? T20 कैटेगरी में 400 मीटर दौड़ इन्होंने 55.07 सेकंड में पूरा किया था।
ठीक है, 55.07 सेकंड में ये दौड़ पूरा किया है और एक रिकॉर्ड भी बना दिया इन्होंने। अब इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, तो वो भी लिख लीजिएगा, ब्रेना क्लार्क का। ब्रेना क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। ये कौन है? ये अमेरिकी एथलीट है। इन्होंने 55.12 सेकंड में 400 मीटर दौड़ पूरा किया था। ठीक है, 55.12 सेकंड में 400 मीटर दौड़ इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, ये T20 कैटेगरी क्या है? T20 कैटेगरी क्या है? इसको लिख सकते हैं मानसिक रूप से कमजोर एथलीट। ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर एथलीट। ठीक है, अब लिखिएगा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। ये हुआ है 17 से 25 मई के बीच में। कहाँ पे हुआ? कोबे। कोबे कहाँ है? जापान में। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। याद रखना, ये 11वां संस्करण है। ठीक है, और पहली बार हुआ है ये, पहली बार पूर्वी एशिया में इसका आयोजन हुआ है। पहली बार पूर्वी एशिया में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसमें शारीरिक विभिन्नता वाले खिलाड़ी और विभिन्न प्रकार के विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विकलांग खिलाड़ी और शारीरिक विभिन्नता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। ओके, सर ये हर साल होता है? अगला टॉपिक लिखना, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है, इसको बोलते हैं CDCSO। इसके बारे में लिख लीजिएगा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। ये नई दिल्ली में है। अगली लाइन लिखिएगा, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत 1945 के तहत औषधियों और प्रसाधन
प्रसाधन सामग्री के सर यहाँ से बोल दीजिए ना फिर से। औषधियों और प्रसाधन सामग्री के नियमन के लिए केंद्रीय और राज्य नियामकों को केंद्रीय और राज्य नियामकों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ठीक है, ऐसे डैश करके फिर लिख लीजिएगा। भारत में चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, भारत में चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, गुणवत्ता, गुणवत्ता और प्रदर्शन को सर उपकरणों के बाद क्या लिखा है? चिकित्सा उपकरणों उपकरण। की सुरक्षा गुणवत्ता और प्रदर्शन को इसके अनुसार ही नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, वर्तमान में भारत इसके अनुसार ही सर नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वर्तमान में भारत चिकित्सा उपकरणों के लिए 80% आयात पर निर्भर है। 80% आयात पर निर्भर है। ठीक है, जी सर। हाँ, इसमें एक और इसी में है फिलहाल ये भारतीय औषधि महानियंत्रक, इस बारे में भी लिख लीजिए। इसे बोलते हैं DCGI। कौन है ये? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन विभाग का प्रमुख। ये आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा, भारत में दवा का निर्माण, बिक्री, आयात, वितरण के लिए मानक तय करता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है इसमें। ओके, यस सर। अगला टॉपिक है मैतेई सागोल। लिखिएगा, इसके संरक्षण को लेकर मणिपुर सरकार, एक घोड़ा है। ठीक है, मणिपुर सरकार द्वारा विभिन्न संगठनों
और संघों के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये क्या है सर? घोड़ा लिखिए, बता रहे हैं। भारत में घोड़े टट्टू की 7 मान्यता प्राप्त नस्ल में से एक है। नस्ल में से एक है। ठीक है, और वैसे इसको मणिपुरी टट्टू भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए मणिपुरी टट्टू। तो एक तो मणिपुरी टट्टू हो गया। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रजातियां हैं? मारवाड़ी, मारवाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, जांस्कर टट्टू, स्पीति टट्टू, भूटिया टट्टू, कच्छी सिंधी घोड़ा, कच्छी सिंधी घोड़ा। ये प्रजातियां और ये और प्रजातियां हैं। ठीक है ना, मतलब एक प्रजाति ये हो गई, एक ये है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7। ये 7 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं इसकी विशेषता में। इसकी विशेषता लिख लीजिएगा, अपेक्षाकृत छोटी नस्ल, अपेक्षाकृत छोटी नस्ल, उच्च सहन शक्ति, उच्च सहन शक्ति, और कठोर जलवायु परिस्थिति के, कठोर जलवायु परिस्थिति के प्रति अनुकूलनशील। अगला पॉइंट इसमें विशेषता में, लाई हरोबा, लाई हरोबा, लाई हरोबा जैसे पारंपरिक आयोजन और पोलो तथा घुड़दौड़ में इस्तेमाल, साथ ही साथ 17वीं शताब्दी के दौरान मणिपुर साम्राज्य की घुड़सवार सेना में शामिल था। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, दो हजार सोलह में मणिपुरी टट्टू संरक्षण, मणिपुरी टट्टू संरक्षण तथा विकास नीति अपनाई गई। ओके, खतरा क्या है इनको? इनको किस चीज से खतरा है? सर तथा विकास। सर विकास की बात क्या? विकास नीति बनाई गई 2016 में, मणिपुरी टट्टू संरक्षण विकास नीति बनाई गई। खतरा क्या है इनको?
शहरीकरण शहरीकरण और अतिक्रमण के चलते शहरीकरण और अतिक्रमण के चलते प्राकृतिक आवास का ह्रास हो गया। जी सर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पोलो मैदान का अभाव पोलो मैदान का अभाव। अगला पॉइंट लिखिएगा, सर इसका मतलब क्या होगा? टट्टू के उपयोग पर प्रतिबंध। टट्टू के उपयोग पर प्रतिबंध। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अनियंत्रित बीमारियां। अनियंत्रित बीमारियां। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, पड़ोसी राज्य और देश की ओर पलायन। पड़ोसी राज्य और देश की ओर पलायन। हो गया यहां तक? जी सर। एक नाम लिखिएगा, सागोल कांगजेई। सागोल कांगजेई, ये मणिपुर से संबंधित भाई, ये हमें याद रखना है, मणिपुर से संबंधित है। लिखिएगा, पारंपरिक घुड़सवारी गेंद खेल। अरे नाम में अंतर है, पारंपरिक घुड़सवारी गेंद खेल है, इसमें क्या होता है ना, लंबे हैंडल वाली छड़ी का उपयोग करके घोड़े पर खेला जाता है। ये सागोल कांगजेई लिख लो चाहे तो, लंबे हैंडल वाली छड़ी का उपयोग करके, लंबे हैंडल वाली छड़ी का उपयोग करके घोड़े पर खेला जाता है। इसे मणिपुरी पोलो भी कहा जाता है। यहीं पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, मणिपुरी पोलो, ऐसे लिख लो। ठीक है, और याद रखना, इसे ना लिख लीजिए, इसे आधुनिक अंतरराष्ट्रीय पोलो का पूर्ववर्ती माना जाता है। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय पोलो का पूर्ववर्ती माना जाता है। सागोल मतलब क्या होता है, टट्टू। ठीक है, और कांगजेई का क्या मतलब होता है, लाठी से खेला जाने वाला खेल, खेला जाने वाला खेल, यह इसका अर्थ है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिएगा, ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024। ठीक है, किसको मिला है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, 2024। याद रखना, ये वाला पुरस्कार ना इससे पहले
2021 में भी और 2023 में भी मिल चुका है यही वाला पुरस्कार। ठीक है, 2021 और 2023 में ये अवार्ड मिल चुका है। ओके, याद रखना। एटीडी बेस्ट अवार्ड के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या है? शिक्षण और विकास के क्षेत्र में, शिक्षण और विकास के क्षेत्र में सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, किसकी तरफ से दिया जाता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना? अब देखें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीसीआई लिखने चल जाएगा काम। पीसीआई लिख दे रहे हैं इसको, पीसीआई, एल भी लिख लेना। ये पहली बात तो याद रखना कि महारत्न श्रेणी की कंपनी है, महारत्न श्रेणी की कंपनी है। स्थापना कब हुई? 1989 में, ये लिख लो। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है भाई? हरियाणा। हरियाणा में है। सर एटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका एटीडी, एटीओ नहीं, एटीडी है, सॉरी सर। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये तो संस्था का नाम भी हो सकता है, क्योंकि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट के द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना? जी सर। इसके बारे में अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों की स्थापना और कार्यान्वयन में सहायता करता है। ठीक है? आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली अगला टॉपिक है। आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली। ये कहाँ पे है? बंगलुरु में बनी है भाई, बंगलुरु में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? भारतीय वायु सेना द्वारा, भारतीय वायु सेना द्वारा स्थापित हुआ। नाम क्या है? कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स इसका नाम है। ठीक है? ये 24/7 टेलीफोनिक सेवा उपलब्ध कराएगी, टेलीफोनिक सेवा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है।